नामांकन पर शक्ति प्रदर्शन की करेंगे, क्योंकि आज यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए वो नामांकन करेंगे। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत के नामांकन में शामिल होने वाले हैं अखिलेश यादव। नामांकन से पहले सुबह 11:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंत सिन्हा करेंगे और बैठक के तुरंत बाद नामांकन करने पहुंचेंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद होंगे। सिन्हा के सामने एनडीए से द्रौपदी मुर्मू चुनावी मैदान में हैं, जो कि 24 जून को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। आपको यह भी बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 21 जुलाई को हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो आज विपक्षी उम्मीदवार यशवंत के नामांकन में अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। उससे पहले एक बैठक भी होने वाली है 11:30 बजे। उस बैठक में भी अखिलेश यादव पहुंचेंगे और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंत सिन्हा करने वाले हैं। उनके सामने एनडीए की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, उनसे टक्कर उनकी है। वो पहले अपना नामांकन कर चुकी हैं और देखिए आज यशवंत सिन्हा नामांकन पर्चा अपना दाखिल करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए। उससे पहले एक बैठक बुलाई गई है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यशवंत सिन्हा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं लाइव। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि आज यशवंत सिन्हा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बैठक भी होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात सामने आ रही है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जय, अगर बात करें तो आज विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे। अगर बात करें तो उससे पहले 11 बजे सभी विपक्षी दल के नेता संसद भवन परिसर के अंदर एकत्रित होंगे और इसी अगर बात करें तो नामांकन में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। 11 बजे संसद भवन परिसर में जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो रालोद की ओर से खुद जयंत चौधरी नामांकन में मौजूद रहेंगे और वो भी 11 बजे संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे। इसके अलावा विपक्षी दल के तमाम सारे जो बड़े लीडर्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे यशवंत सिन्हा के नामांकन के दौरान। 12:15 पर यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद 1:10 पर विजय चौक पे सभी जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, विपक्षी दलों के जितने भी बड़े नेता हैं, वो सभी आएंगे और वहां पे आकर बाकायदा प्रेस वार्ता करेंगे। तो यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं और नामांकन करने के बाद तमाम सारे दलों से वो भी बातचीत करेंगे कि उनके समर्थन में वोट डालें, उनके समर्थन में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करें। इस तरीके से तमाम अपील की जाएगी और 1:10 पर यशवंत सिन्हा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ तमाम सारे विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वो भी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आगे वो चुनाव लड़ने वाले हैं और किस तरीके से तमाम सारे दलों से समर्थन मांगने वाले हैं। तो इसी अगर बात करें तो नामांकन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल शाम को ही वो दिल्ली आ गए थे और इसके अलावा अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी संसद भवन में परिसर में पहुंचेंगे आज और 12:15 पर जब यशवंत सिन्हा का नामांकन होगा तो वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। जितने भी दलों ने समर्थन किया है, तमाम सारे दलों के बड़े नेता इस नामांकन पर ये पूरा दिन भर का शेड्यूल अविनाश रहेगा। लेकिन अब विवेक, सवाल इस बात का भी है कि क्या ये नामांकन के तौर पर ये विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी है? बिल्कुल जया, देखिए शक्ति प्रदर्शन विपक्ष के लिए बहुत ज़रूरी है। विपक्ष एक नई ताकत के रूप में उभरना चाहता है, अपने आप को नया दिखाना चाहता है। दरअसल विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है और ममता बनर्जी बहुत ताकतवर तरीके से आगे आ रही हैं। अखिलेश यादव उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हमने देखा ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के समर्थन में आकर यहाँ पर कई जनसभाएं की थी उत्तर प्रदेश में। तो अब केंद्र में अखिलेश यादव ने अपनी सांसद की कुर्सी जरूर छोड़ी है, केंद्र की राजनीति नहीं छोड़ी है। वो केंद्र में मजबूती से जो ममता बनर्जी हैं उनके साथ आगे आ रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव ये एक मौका है, एक बहाना है शक्ति प्रदर्शन का। ये बताया जा रहा है कि विपक्ष कितना मजबूत है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं। इसीलिए विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी को आगे किया जा रहा है। जो 2 दिन पहले यहाँ समाजवादी पार्टी की बैठक हुई थी उसमें भी उनका नाम, यशवंत सिन्हा का नाम प्रमुख तौर पर लिया गया था और कहा गया था कि उनको समर्थन करेंगे। अगर 2017 की बात करें हम, यानी राष्ट्रपति का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव ने एनडीए के प्रत्याशी को ही समर्थन किया था, यानी कोविंद को समर्थन किया था और उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने, मायावती ने भी समर्थन किया था। उस समय
नए समीकरण भी बने थे। लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुआ था तब अखिलेश और मायावती साथ में आए थे, एक लंबे अरसे बाद साथ में आके गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। लेकिन अब की बार यानी अब इस चुनाव में राष्ट्रपति का जो अब चुनाव होना है, 2022 का चुनाव हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति के इस चुनाव में एक नई तस्वीर केंद्र में देखने को मिलेगी। कांग्रेस एक तरह से शांत बैठी है या कहा जाए कि सुषुप्तावस्था में है। इस समय ममता बनर्जी ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर लिया है। एक बैठक भी हुई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिसमें मोहर लगी है यशवंत सिन्हा के नाम पर और तेजी से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो आजमगढ़ और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है उसका थोड़ा सा वोट बैंक घटेगा, यानी राष्ट्रीय एक सांसद का वोट 700 वेटेज होता है। एक सांसद के वोट का वेटेज 700 मार्क्स होते हैं। उस नंबर पर यानी 1400 नंबर समाजवादी पार्टी के कम हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 1400 नंबर ज्यादा हुए हैं। ये वेटेज भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा, इसीलिए पूरी धड़ेबंदी की जा रही है, लामबंदी की जा रही है कि किसी भी तरह से यशवंत सिन्हा को बिल्कुल। और उसी की तस्वीर आज दिल्ली में दिखाई देने वाली है विवेक, क्योंकि आज जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन है और ये भविष्य में कितना कारगर होगा ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए, जानकारी। और अब बात राष्ट्रपति की कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वृंदावन का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगे। महामहिम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मथुरा का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था 7 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित की गई है। जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपी स्तर के अधिकारी पर रहेगी, जबकि सेक्टर की सुरक्षा सीओ करेंगे। सभी अधिकारियों को उनके ड्यूटी पॉइंट्स, उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। उनके साथ जो फोर्स आवंटित किया गया है उसकी भी डिटेल बुकलेट के माध्यम से दी गई है। सभी ऑफिसर्स द्वारा अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स को बारीकी से जाकर के उसका मुआयना कर लिया है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट चेक कर लिया है। राष्ट्रपति, सीएम योगी और राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक भी हुई, जिसमें अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। देखिए, जो वीआईपी का कुल यहाँ पर आगमन और जो भ्रमण कार्यक्रम है वो 2 घंटे के आसपास का है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम जो है वो कृष्ण कुटीर आश्रम का है। इसी के साथ साथ बांके बिहारी मंदिर की विजिट है। यही 2 कार्यक्रम के साथ साथ जो रूट है उसकी भी तैयारी हमारे द्वारा की गई। मथुरा दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो कृष्ण कुटी आश्रम जाएंगे और बेसहारा महिलाओं के साथ खाना खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं और चलिए उनसे जानते हैं कि आज पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है राष्ट्रपति का। नितिन, क्योंकि आज राष्ट्रपति का मथुरा दौरा है, किन मायनों में अहम है और किस तरीके की तैयारी आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जया, देखिए जब देश में एक नए राष्ट्रपति के चुनने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसी बीच में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका वृंदावन का ये दौरा है। 2.5 घंटे का उनका ये दौरा है और ऐसे में कृष्णा कुटीर, जहां बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के बाद, ठाकुर जी के दर्शन के बाद राष्ट्रपति महोदय जहां पहुंचेंगे कृष्णा कुटीर में, निराश्रित महिलाओं के साथ वो संवाद करेंगे, उनके तमाम प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। उसके बाहर जो तमाम हेलीपैड तैयार किए गए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 हेलीपैड तैयार किए गए। दरअसल राष्ट्रपति का 2.5 घंटे का प्रोग्राम है। 9:55 9:45 पर राष्ट्रपति का जो कहा जाए हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा। उसके बाद वो सबसे पहले जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में करीब आधे घंटे 45 मिनट वो दर्शन करेंगे और इसके लिए बांके बिहारी मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही वो बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करेंगे, वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत होगा। पूरी तरीके से देशी विदेशी फूलों से बांके बिहारी मंदिर को सजाया गया है। इसके साथ ही पूरी तरह से जो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो इस तरीके से उसको सुसज्जित किया गया है कि ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान कृष्ण के बाल सखा हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौके पर रहेंगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, 7 जोन 20 सेक्टर में पूरी तरह से बांटा गया है।
5 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो कुल मिला के देश के कंट्री हेड यानी प्रथम व्यक्ति का आज वृंदावन आगमन हो रहा है। और ऐसे में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, वहाँ से प्रसादी लेने के बाद उनका आगमन कृष्णा कुटीर होगा। कृष्णा कुटीर की जो बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरा पर्सन से, सामने ही कृष्णा कुटीर बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग में ऐसी महिलाएं जो विधवा महिलाएं हैं, जो निराश्रित महिलाएं हैं, उनको यहाँ पनाहगार स्थल है, उनको यहाँ पनाह दिया गया है। वो यहाँ तमाम तरह के रचनात्मक कार्य भी करती हैं। और कुछ साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था, बहुत भव्य तरीके से इसका उद्घाटन किया गया था। तो कुल मिला के कहा जाए एक बड़ा ये कार्यक्रम है। हालांकि जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 2.5 घंटे का कुल कार्यक्रम है, लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अंतिम दौर में चल रहा है और जुलाई महीने में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ऐसे में वो बांके बिहारी से आशीर्वाद लेने रामनाथ कोविंद पहुँचे हुए हैं। बड़े ही सरल स्वभाव के राष्ट्रपति हैं। और ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम हैं। 7 जोन 20 सेक्टर में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। रास्ते में जगह जगह जो कहा जाए जो पेंटिंग्स हैं वो की गई हैं। और वृंदावन में आ चुकी राष्ट्रपति का प्रोग्राम है, इसलिए जब तक राष्ट्रपति रहेंगे, देश के मोस्ट वीवीआईपी पर्सन रहेंगे, पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। जो तमाम वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर से पड़ने वाला जो रास्ता है, उसके से लगती हुई जो दुकानें हैं उनका वेरिफिकेशन कराया गया है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं, लेकिन कहा जाए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धार्मिक अंतिम चरण पर है। तस्वीरें जैसा कि हम देख पा रहे हैं और आगे जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे उस वक्त की तस्वीरें भी आपके जरिए देखेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दोनों ही लोकसभा सीटों पर सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसी बीच सपा के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और साथ ही साथ नसीहत दी कि कमरे से निकलकर संगठन मजबूत करे अखिलेश। यूपी की 2 ऐसी लोकसभा सीटें जो सपा की गढ़ थी, लेकिन उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर भगवा लहरा गया। भाजपा ने सपा के किले में बड़ी सेंधमारी कर रामपुर और आजमगढ़ की सीट जीत ली, जिसके बाद सपा की सहयोगी पार्टी सुभाषपा अखिलेश पर लाल हो गई और पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। दरअसल ओपी राजभर ने चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव को चेताया था कि कमरे में बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। अब दोनों सीटों पर हार मिलने के बाद ओपी राजभर ने 2024 को लेकर अखिलेश को बड़ी सलाह दे डाली। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। एक तरफ ओपी राजभर ने उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश को निशाने पर लिया, तो ओवैसी ने दोनों सीटों पर हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया। रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से सपा के सहयोगी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने सपा को मात दी है। ऐसे में अब ओपी राजभर के सुर भी बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में विधायक जी ने करप्शन के मसाले से गिरी दीवार पर पैर क्या रखा कि उनकी शामत आ गई।
प्रतापगढ़ में विधायक जी को भ्रष्टाचार के पर्दाफाश की जरूरत करना महंगा पड़ा है, क्योंकि अब बेचारे नेताजी कोर्ट के चक्कर काटने की तैयारी में हैं। उन पर एक नहीं कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। मामला ये पूरा क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। करप्शन की दरकती दीवार, मामला उठाने वाले पर ही तलवार। सबसे पहले प्रतापगढ़ में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल और रेजिडेंशियल परिसर की इस दीवार को देखिए। हल्के से धक्के से गिरने वाली इस दीवार की तस्वीरें बीते गुरुवार को सामने आई थी। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के शिवसत में जंगलों के बीच बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण को पहुंचे सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने नींव पर धक्का दिया था तो ईंटें उखड़ने लगी थी। विधायक नींव पर चलने लगे तो ईंट हिलने लगी, जिसके बाद पैर से धकेलने पर ईंट उखड़ने लगी। आगे बढ़कर विधायक ने ऊंची खड़ी दीवार को एक हाथ से धक्का दिया तो दीवार गिर गई। अब दर्ज मुकदमों की लिस्ट देखिए। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का केस दर्ज किया गया है। अधिनियम की धारा 2, 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। आईपीसी 147, 504, 506, 427, 353 का मुकदमा दर्ज हुआ है। नोएडा की कंपनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खुलासा करने वाले विधायक पर ही केस। ये सारे मुकदमे करप्शन का खुलासा करने वाले सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। माना कि इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार करप्शन से जोड़कर खड़ी की गई थी। माना कि निर्माण के लिए घोटाले का बंदरबाट हुआ हो, लेकिन करप्शन की दीवार को छूने की कीमत, गिराने, ढहाने और खुलासा करने की कीमत तो चुकानी होगी। प्रतापगढ़ में विधायक आर के वर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बीते गुरुवार को रानीगंज विधानसभा के शिवसत में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया निर्माण को मीडिया को दिखाया था कि एक मुकदमा लिख करके नहीं डरा सकते। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुकदमे जितना करना है करते रहें, लेकिन जनता के पैसे को बंदरबाट नहीं होने दूंगा। सभी पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नोएडा की अमरूट्रांस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद अहमद की तहरीर पर कंधई में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 23 जून को विधायक ने निर्माण की हालत देखकर कहा था कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, प्रतापगढ़ के लिए कब्रगाह बन रहा है। जिले में योजनागत लूट मची हुई है। जिलाधिकारी को जानकारी दी गई तो इंजीनियर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे और विधायक के सामने सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेज दिया था कि ईंट फिसल करके गिरने लगी, तब मेरी नज़र पड़ी कि इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है। फिर मैंने उसको धक्का दे करके देखा तो सारी दीवारें गिर जा रही हैं। तो मैंने डीएम प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने इसकी जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी खराब गुणवत्ता से कार्य हो रहा है। या इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा था। और यह आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता। और मैंने जो है जब अवगत कराया तो आरईएस विभाग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता आए, इसकी सैंपलिंग करवाए। यहाँ के मटेरियल की सैंपलिंग करवा करके इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब को भेजा जा रहा है, उसकी जांच कराई गई। करप्शन के खुलासे की तस्वीर मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाने वाले अब विधायक जी मुकदमा झेल रहे हैं। माना भ्रष्टाचार के मसाले पर खड़ी दीवार कमजोर थी, गिर सकती थी, लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन विधायक जी आपको करप्ट दीवार गिराने की इजाजत किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, कानपुर में हिंसा और बवाल का मामला है। फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा को क्लीन चिट देने वाले अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। 2019 और 2020 में क्लीन चिट देने वाले प्रशासनिक अफसरों पर पुलिस की नजर टेढ़ी हुई है और इन पर अब गाज भी गिर सकती है, ये तय है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।